लीबिया का बैकग्राउंड। लीबिया नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है तो मेडिटेरियन सी के किनारे लोकेटेड। देश अपने हज ऑयल रिजर्व के लिए जाना जाता है, जिस वजह से यह अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से एक है। 1951 में लीबिया ने इटली से इंडिपेंडेंस हासिल की और एक मोनार्की स्टेब्लिश हुआ, लेकिन 1969 में एक मिलिट्री कू के थ्रू मुअम्मर गद्दाफी ने पावर ले लिया और देश पर अपना कंट्रोल बना लिया। गद्दाफी ने अपने रूल को जमारिया सिस्टम का, जिसमें उन्होंने लोगों की सरकार होने का क्लेम किया। उनके रूल के दौरान एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री था, पर पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत लिमिटेड था। लीबिया की इकोनॉमी मेनली ऑयल पर डिपेंड करता था। देश फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। मुअम्मर गद्दाफी का रूल। मुअम्मर गद्दाफी लगभग 42 साल तक देश पर रूल किया। उन्होंने अपना सिस्टम को जमारिया का, जिसका मतलब था लोगों की सरकार, लेकिन असल में पूरा कंट्रोल उनके पास ही था। गद्दाफी के रूल के दौरान लीबिया में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और ऑयल से आने वाला इनकम लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत कम था। मीडिया पे कंट्रोल था, ऑपोजिशन को पावर से दबा दिया जाता था। उन्होंने अपना सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रखा और किसी भी प्रोटेस्ट को तुरंत क्रैश करा दिया। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका इमेज कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उन पे टेररिज्म सपोर्ट करने का आरोप लगे। उनका रूल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लोगों में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी, जो आगे चल के 2011 में अपराइजिंग का रीजन बना। अरब स्प्रिंग का असर 2011 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एक बड़े लेवल का प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसका शुरुआत ट्यूनीशिया से हुआ, जहां एक आदमी का सेल्फ इमुलेशन ने पूरे भीड़ का गुस्सा भड़का दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन इजिप्ट, सीरिया और लीबिया तक पहुंच गया। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के 42 साल के रूल से लोग परेशान थे। फरवरी 2011 में बेंगाजी जैसे शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। यहाँ लोग फ्रीडम और डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे थे। शुरू में यह पीसफुल प्रोटेस्ट था, जल्दी ही यह वायलेंट क्लैशेज में बदल गया। गद्दाफी के फोर्स ने प्रोटेस्टर पर सख्त एक्शन लिया, जिससे सिचुएशन और भड़क गया। यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे फुल स्केल, लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो गया, जिसने लीबिया को इनस्टेबिलिटी और कंफ्लिक्ट की तरह ढकेल दिया। अरब स्प्रिंग ने लीबिया में एक ऐसा चेंज रिएक्शन स्टार्ट किया जिसका असर आज तक दिखता है। सिविल वार की शुरुआत 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान लीबिया में पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस शुरू हो गया। जब गद्दाफी के फोर्सेज ने प्रोटेस्टर पर फायरिंग शुरू किया, तब सिचुएशन और ज्यादा भड़क गया। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट आर्म रिवॉल्यूशन में बदल गया, जहां रिबेल्स ने भी हथियार उठा लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में भी फाइटिंग शुरू हो गया। लीबिया दो कंपास में बट गया, तरफ गद्दाफी की आर्मी, दूसरी तरफ रिबेल फोर्सेज। मार्च 2011 में भी इंटरनेशनल लेवल पर इंटरवेंशन शुरू हुआ, जिसमें नाटो ने एयर स्ट्राइक शुरू किया लोगों को बचाने के लिए। तरह लीबिया में एक फुल स्केल वार की शुरुआत हुआ, जिसने देश को इनस्टेबिलिटी और वायलेंस की तरफ धकेल दिया। गद्दाफी की डेथ अक्टूबर 2011 में लीबिया का सिविल वार अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था। मुअम्मर गद्दाफी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में छुपे हुए थे। ऐसे ही रिबेल फोर्सेज ने सिरते को घेर लिया। गद्दाफी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कॉन्वे एयर स्ट्राइक में हिट्स हो गया। तक हुआ 2011 को रिबेल फाइटर ने गद्दाफी को पकड़ लिया। उन्हें जिंदा कैप्चर किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी ब्रूटली किलिंग कर दी गई। डेथ के भी वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने पूरा दुनिया को शक कर दिया। गद्दाफी के मौत के साथ उनके 42 साल का रूल ऑफिशियली खत्म हो गया। लेबनान ने इसे डिक्टेटरशिप का एंड कहा। इसके बाद लीबिया में स्टेबिलिटी नहीं आ पाया। असल में गद्दाफी के डेथ के बाद देश में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिससे अलग अलग मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप ने कंट्रोल करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इससे लीबिया में लॉन्ग टर्म चॉइस कंफ्लिक्ट का असली शुरुआत हुआ। पावर वैक्यूम और चॉइस। मुअम्मर गद्दाफी के डेथ के बाद लीबिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का ना होना। 40 साल तक एक ही लीडर के कंट्रोल में होने के बाद देश बिना किसी क्लियर सिस्टम के रह गया। इस सिचुएशन को पावर वैक्यूम कहा जाता है। पावर लेने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए अलग अलग मिलिट्रीज और आर्म ग्रुप्स ने अपने अपने एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बेंगाजी और दूसरे शहरों डिफरेंस ग्रुप्स अपना कंट्रोल जमाने लगे।
हर ग्रुप के पास अपना आर्मी और अपना एजेंडा था। इस चॉइस ने लीबिया को एक स्टेबल देश से तोड़कर डिवाइडेड और कंफ्लिक्ट जोन बना दिया, जहां आगे चलकर और भी बड़ा सिविल वार शुरू हुआ। सेकेंड सिविल वार 2011 के बाद लीबिया में स्टेबिलिटी नहीं आ सका और धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगा। 2014 तक सिचुएशन इतना खराब हो गया कि देश दो मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। दोनों अपने आप को लीबिया का असली गवर्नमेंट बताते थे। कॉन्फ्लिक्ट में एक इम्पोर्टेंट नाम उभर कर आया, खलीफा हफ्तर। तब्रुक साइड के आर्मी को लीड कर रहा था। उन्होंने अपने फोर्स को लीबिया नेशनल आर्मी का नाम दिया। ट्राइपोली साइड के अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप इस्लामिस्ट ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे। 2014 से 2016 तक लीबिया में इंटेंसिव फाइटिंग और एयर स्ट्राइक, ग्राउंड बैटल्स और सिटी टू सिटी जंग चलते रहा। सेकेंड सिविल वार लीबिया को और ज्यादा डिवाइड कर हाँ, एक देश के अंदर दो गवर्नमेंट मल्टीपल आर्म ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ओरिजिन्स पावर्स का रोल। अब लीबिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, अब धीरे धीरे ये प्रोक्सी वार में बदल गया, जहां अलग अलग देश अपने इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व हो गए। एक तरफ टर्की और कतर ने ट्राइपोली वाले गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। टर्की ने ड्रोन्स और मिलिट्री तक भेज दी। दूसरी तरफ इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एशिया पर प्राइवेट ग्रुप वेगनार के थ्रू इन्वॉल्व होने का आरोप लगा। सब देशों का था मेन इंटरेस्ट ऑयल रिजर्व। ओरिजिन इंटरवेंशन के वजह से वार और ज्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट और हर साइड को बाहर से पावर मिल रहा था। इसी वजह से लीबिया का कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता गया और इजीली सॉल्व नहीं हो पाया। लीबिया के इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस है ऑयल। लीबिया के पास साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और पहले यही लीबिया की अमीरी की सबसे बड़ा रीजन। इस सिविल वार के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गया। अलग अलग आर्म ग्रुप्स ने ऑयल फील्ड पार्ट्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कभी कभी प्रोडक्शन रुक जाता, कभी एक्सपोर्ट ब्लॉक हो जाता। इसी वजह से लीबिया के इनकम बहुत गिर गई। नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन भी पॉलिटिकल सिचुएशन के बीच फंस गया। इससे ऑयल मैनेजमेंट और मुश्किल हो गया। इकोनॉमी क्रैश होने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और जॉब की कमी होने लगी। बेसिक चीजें भी खरीदना मुश्किल हो गया। बैंक से पैसा निकालने के लिमिट तक लग गए। जॉब्स कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। जिस ऑयल ने लीबिया को रिच बनाया था, वही कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत बड़ा रीजन बना इकोनॉमिक क्राइसिस का।